हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या है? मान लेते हैं ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। तो मान लेते हैं हमारी रे जो है, ये इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सो हमने क्या देखा, जब ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसका रे का पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कहाँ है? दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ से पहले हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जिसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो हमें स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो किसके इक्वल होता है? अगर मान लेते हैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल हो जाता है? n2 बाय n1 के। इसको लिखने का क्या तरीका है? n21। n21 क्या है? n2 बाय n1। और दूसरा, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये रहा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n21 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो n21 है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, इन दोनों मीडियम पर ही डिपेंड करता है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने कौन सी यूज़ करी हुई है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई या आर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम है, ग्लास लिया है या कौन सा मटेरियल लिया है। इधर क्या है? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1। तो पहला केस क्या लें? अगर हम n21 इज मोर देन 1, मतलब क्या? n2 बाय n1 इज मोर देन 1। ये क्या इम्प्लाई करता है? साइन आई बाय साइन आर इज वॉट? मोर देन 1, क्योंकि n2 बाय n1 किसकी इक्वल है? साइन आई बाय साइन आर के। ये क्या इम्प्लाई करता है? साइन आई इज मोर देन साइन आर। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा उतना ज़्यादा साइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये इक्वेशन क्या इम्प्लाई करता है? आई इज मोर देन आर। इट मीन्स क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसमें? जब n2 इज मोर देन n1। तो n2 n1 से ज़्यादा कब होगा? मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा कब होगा? जब लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब हमारा सेकेंड मीडियम डेंस होगा तभी तो n2 n1 से ज़्यादा होगा। तो जब लाइट क्या करेगी? रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, तब हमारे पास क्या आएगा? आई इज़ मोर देन आर। तो केस कुछ ऐसा हो जाता है। ये आई, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और हमारी क्या कह रहा है? आई ज़्यादा है, आर कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, तो आर हमारा कम है। ये कौन सा केस है? जब ये वाला मीडियम हमारा क्या है? रेयरर, और ये मीडियम है डेंसर। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या है? n21 इज़ लेस देन 1। मतलब क्या? n2 बाय n1 इज़ लेस देन 1। तो n2 लेस देन n1 है। इट मीन्स क्या? n1 बड़ा है और n2 छोटा है। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सेकंड का कम है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट गोज फ्रॉम
ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्योंकि N1 बड़ा है तो N1 डेंस है और जिसमें जा रही है वो मीडियम रेयरर है। इस केस में क्या है, साइन I बाय साइन R इक्वल टू वॉट, N2 बाय N1 विच इज़ वॉट, लेस देन 1। तो क्या आ गया, साइन I बाय साइन R इज़ वॉट, लेस देन 1। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि साइन I इज़ लेस देन साइन R। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन बढ़ेगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, I इज़ लेस देन R। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। इसका फिगर बना लेते हैं। ये मानते हैं हमारी इंसिडेंट रे, इधर भी एक एरो आएगा, आई है, और ये क्या हमारा डेंसर मीडियम, I कम है R ज़्यादा है, और ये R हमारा I से ज़्यादा है। ये क्या है, रेयरर मीडियम। तो इधर हमने क्या देखा, जब हमारी रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो क्या होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास बेंड हो जाती है। लेकिन जब हमारी रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तब क्या होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीजें भी मिली होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने किसकी बात करी, n क्या बताता है, हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये कहते हैं कि ये मास डेंसिटी जो रो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई मीडियम जो है जिसका n ज़्यादा है, n इज़ मोर, तो उसका पॉसिबल है कि उसकी मास डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है मे बी लेस, कम भी हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी मीडियम का n ज़्यादा हो और रो कम हो, तो रो और n का एज सच कोई रिलेशन नहीं है। अब हमारे पास क्या है, n क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो n क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन, ये किस में है, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हमने क्या निकालना है, अगर मान लो n2 बाय n1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, c बाय v2, इस फॉर्मूला से c बाय v2 डिवाइडेड बाय c बाय v1। तो n2 बाय n1 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 बाय v2 के। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। तो n2 बाय n1 किसके इक्वल आ रहा है, v1 बाय v2 के। अब हमने लिखा था n21 क्या था, n2 बाय n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सिमिलरली n12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब अगर हम n21 को n12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n2 बाय n1 इंटू n1 बाय n2। तो ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या आ गया, n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, n12 इक्वल टू 1 बाय n21, ये वाला रिलेशन आ गया। सो n12 पता है तो हम n21 निकाल सकते हैं। अब अगर हमें n32 निकालना है तो n32 क्या हो गया, n3 बाय n2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये n3 बाय n1 क्या हो गया, n31, और n1 बाय n2 क्या हो गया, n12। तो हम n32 इज इक्वल टू n31 इंटू n12, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आपको इधर मिल गया। तो n32 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और ये क्या है, प्रोडक्ट
refractive index of medium 3 with respect to medium 1 into refractive index of medium 1 with respect to medium 2। अब हम बात करते हैं apparent depth और real depth की। तो अब क्या होता है, जब मान लो ये है वाटर और हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट O को वाटर में रख दिया, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट O जो ऑब्जर्वर है मान लो एयर में, तो उसको ये ऑब्जेक्ट A प्राइम में दिखेगा इंस्टेड ऑफ O। तो डेप्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है h2 और हमें दिख क्या रही है ऑब्जर्वर को h1। तो इसका फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय n। इधर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये दूसरा मीडियम जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये मीडियम ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वाटर ही हो या एयर ही हो, तो हम अगर जो भी मीडियम है उसी हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये बेसिकली n वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड divided by refractive index of medium in which observer is there। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। अब मान लेते हैं इधर n अगर मोर देन 1 है, मतलब ये मीडियम जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका और इस मीडियम का छोटा है, तो हमें क्या दिखेगा इस फॉर्मूला के से बात करें तो, क्योंकि n मोर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ इज़ लेस देन रियल डेप्थ, जो कि इस केस में है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इसीलिए क्या है, एपरेंट डेप्थ इज़ लेस देन रियल डेप्थ। सिमिलरली अगर n लेस देन 1 होगा मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जहाँ ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो n लेस देन 1। तो इस फॉर्मूले से फिर बात करें तो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ इज़ मोर देन रियल डेप्थ। अब नेक्स्ट फिनोमेना पे आते हैं, ये है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का। तो बेसिकली इस फिनोमेना में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, लाइट की रिफ्रैक्शन। ये रे ग्लास स्लैब के इस साइड पे इंसिडेंट कर रही है, तो हमारी रे कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में। तो कैसे जा रही है, एयर क्या है रेयरर मीडियम, ग्लास क्या है डेंसर मीडियम। तो जब रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो कैसे बेंड करेगी, ये हमारा नॉर्मल है, कैसे बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब ये रे जो स्ट्राइक करेगी दूसरी साइड पे ग्लास स्लैब की, अब ये रे कहाँ जा रही है, ग्लास टू एयर। ग्लास क्या है हमारा डेंसर मीडियम एज़ कम्पेयर टू एयर, और कहाँ जा रही है रेयरर मीडियम में, हमारी रे जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम ये थी हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी इमर्जेंट रे, जो रे बाहर आ रही है दूसरी साइड से। हमने इंसिडेंट रे को एक्स्ट्रापोलेट करा, ये डॉटेड लाइन बनाई, तो हमने देखा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये पैरेलल है, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल तो है लेकिन कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो इमर्जेंट रे है वो क्या हो गई, लेटरली शिफ्टेड। लेटरली शिफ्टेड हमने ऐसा इसलिए कहा, इट मीन्स कि क्यों, क्योंकि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है और इमर्जेंट रे कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है इंसिडेंट रे से। तो ये डिस्टेंस को हमने क्या लिखा, लेटरल शिफ्ट, और इस केस में इंसिडेंस एंगल हमारा ये है आई, और जब रे बाहर आएगी दूसरी साइड से एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, जिस एंगल पे वो इमर्ज करेगी वो है ई। तो हमने क्या नोट करा है कि आई और ई जो है वो इक्वल है। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा सनराइज़ जिस टाइम पे होना है उससे थोड़ा सा पहले हो जाता है और सनसेट जिस टाइम पे होना है वो थोड़ा डिले हो जाता है, वो कुछ टाइम बाद होता है।
हमारा सनराइज़ जो है वो 2 मिनट्स अर्लियर होता है और हमारा जो सनसेट होता है वो 2 मिनट्स लेटर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डे की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है कितने मिनट से, 4 मिनट से, क्योंकि सनराइज़ 2 मिनट पहले हो गया और सनसेट 2 मिनट बाद हो गया। और ये होता किस वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो सन से रेज़ आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर में आके रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, उसकी वजह से एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट होता है। अब देख लेते हैं फिनोमेना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सनराइज़ की। सनराइज़ से पहले हमारा सन जो होता है, बिफोर सनराइज़ हमारा सन होता है बिलो होराइज़न। ये हमारा होराइज़न है, होराइज़न के नीचे होता है। अब जब सनराइज़ हो जाता है तो हमारा सन होता है अबव होराइज़न, होराइज़न के ऊपर। एडवांस सनराइज़ क्या होता है, मान लेते हैं हमारा सन जो है इस पोजीशन पर है अभी, और यहाँ हमारा क्या है, ये मीडियम है वैक्यूम, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ है एयर। तो हम लेते हैं कि एयर, और ऑल्दो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या होता है, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है 1.00029। तो जब हमारी रेस सन अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आती हैं तो वो कहाँ जा रही हैं, रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या है, ये। तो जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या करेगी, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो एक्चुअल में हमारा सन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ जो ये रे बेंड कर गई उसकी वजह से हमें सन कहाँ दिखेगा, होराइज़न के ऊपर। सो एक्चुअल में हमारा सन यहाँ पे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इस ऑब्जर्वर को सन इस पोजीशन पर दिखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सनराइज हो गया 2 मिनट्स अर्लियर, और सिमिलरली सनसेट जो होगा वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट्स लेटर, सेम रीज़न से। See you next time.